हाँ, ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव, बीएड शिक्षा शास्त्री की समावेशी शिक्षा के किताब पर या टेक्स्ट पर आज आपको अध्ययन करवाऊँगा। वैसे एक टॉपिक समावेशी शिक्षा पर मैंने बनाया है पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका जो शेष भाग रह गया था उसको अपन अध्ययन करेंगे आज समावेशी शिक्षा। देखिए, पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं टॉपिक ये पढ़ा रहा हूँ ये शिक्षा शास्त्री से रिलेटेड प्लस बीएड से रिलेटेड है। शिक्षा शास्त्री या बीएड एक ही चीज़ होती है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि शिक्षा शास्त्री क्या होता है। ये संस्कृत एजुकेशन के अंदर जो बीएड होती है उसको बोलते हैं शिक्षा शास्त्री। बीएड तो जानते हैं, नॉर्मल बीएड करता है तो बीएड तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन शिक्षा शास्त्री के बारे में नहीं जानते। अब मैं जो आज का आपका टॉपिक रहेगा वो समावेशी शिक्षा का जो शेष भाग, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की दी है समावेशी शिक्षा के ऊपर, उसका थोड़ा सा भाग रह गया था, उसको भी आज फिनिश कर दूंगा। तो समावेशी शिक्षा के बारे में जो अपने कौन कौन से विद्यार्थी आते हैं उसका मैंने अध्ययन करवाया था आपको। समावेशी शिक्षा, देखिए ये समावेशी शिक्षा का टॉपिक केवल शिक्षा शास्त्री बीएड में नहीं है, ठीक है। ये सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, पंजाब टेट, सब टेट के अंदर 5 नंबर का टॉपिक आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया मैंने मान लिया कि हाँ ये सर तो ऐसे बना रहे हैं, कह रहे हैं समावेशी शिक्षा ही नहीं। आप पाठ्यक्रम देखिए नेट से निकाल के, उसमें समावेशी शिक्षा इंक्लूड किया गया सिलेबस के अंदर, और मैंने 5 नंबर लिखा है। आप देखिए, कमेंट करिए, अगर 5 नंबर का नहीं है तो आप कहिएगा सर इसमें आपने गलत बताया, 5 नंबर का आता ही नहीं है ये समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा टेट के अंदर, सी टेट के अंदर 5 नंबर का आता है। और मैं साथ में ये भी तैयारी रहेगी आपकी, और बीएड और शिक्षा शास्त्री का जो ये पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम के अंदर निर्धारित है। आप नेट पर देखिएगा कि भाई शिक्षा शास्त्री के अंदर किताब है कि नहीं है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को इंक्लूड किया गया है इस पाठ्यक्रम में, और समावेशी शिक्षा बहुत आवश्यक शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर कौन से छात्र अध्ययन करते हैं। सामान्य एजुकेशन के छात्र, सामान्य विद्यार्थी और विशिष्ट विद्यार्थी। सामान्य विद्यार्थी और विशिष्ट विद्यार्थी, ये दोनों विद्यार्थी इस एक साथ अध्ययन करते हैं एक छत के नीचे। विशिष्ट विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी और विशिष्ट विद्यार्थी दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी समावेशी शिक्षा के अंदर, इंक्लूसिव शिक्षा के अंदर इंक्लूड होता ना, इंक्लूड होना किसी को शामिल करना। तो इसमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ विशिष्ट विद्यार्थियों को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और इंक्लूड करने के कारण इसे हमने क्या नाम दिया, समावेशी शिक्षा। तो ये आपको मैंने बताया था, पूरा टॉपिक इसके बारे में जानकारी दे दी थी, इसमें कौन सी शिक्षा होती है। अब मैं इस टॉपिक को जहाँ पर मैंने फिनिश किया था वो मैंने था पढ़ने में अधिगम, जो असक्षमता है, यहाँ मैंने एंड किया था अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। और जो लर्निंग सीखने की, बच्चे सीख नहीं पाते, मतलब आज मान लो प्रॉब्लम आ गई अपने पास पढ़ने की, लिखने की और बोलने की, तो इन तीनों को जब अध्ययन करेंगे तो अपने को ये जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से प्रॉब्लम आती है। तो एक मैंने कल बताया था डिसकैलकुलिया, ठीक है। देखो कैलकुलिया सब होता है, कैलकुलेशन, एक गणित की किताब चलती है कैलकुलेशन, गणना करना कोई चीज की, ठीक है ना। और एक मैंने दिया था डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हो गई, और एक हो गया डिसग्राफिया, हो गया ना, डिसग्राफिया। इसके बारे में मैं अध्ययन करके आपको टॉपिक फिनिश किया, ठीक है ना। तो डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, और ये क्वेश्चन आपके टेट के अंदर, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और शिक्षा शास्त्री में पूछा गया है कि डिसग्राफिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है। अब कैलकुलिया के अंदर क्या होता है कि मान लो अपन सामान्य विद्यार्थियों को और विशिष्ट बालकों को एक साथ अध्ययन करवा रहे हैं। अब विशिष्ट बालक अध्ययन में भाई उसकी समस्या तो बहुत सी है,
उसकी समस्याएं तो बहुत सी है। सामान्य विद्यार्थी के साथ विशिष्ट वाला पढ़ सकता है क्या? बहुत असंभव सा लगता है। लेकिन 1994 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था इटली के अंदर, सलमान का 1994 के अंदर सलमान का नाम की एक जगह है, उसमें विश्व सम्मेलन हुआ। और उस विश्व सम्मेलन के अंदर 1994 के अंदर कहाँ हुआ था? सलमान का कहाँ है? इटली के। और उसी समय से हमारी समावेशी शिक्षा का श्री गणेश हमारे देश के, इंडिया के। और वैसे इसका जो एकीकरण या शुरुआत है ना, वो कनाडा से और अमेरिका से मानी जाती है। ये भी ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं समावेशी शिक्षा में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑप्शन दे देते हैं आपको कि भाई समावेशी शिक्षा का एकीकरण या समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अपन को ये मालूम होना चाहिए कनाडा और अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन 1994 के अंदर सलमान का विश्व सम्मेलन हुआ था। बताते हैं उसमें 94 देशों के अंदर, 94 देश थे लगभग, मेरे ख्याल से 94 होने चाहिए, 92 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। कितने देशों के? 92 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। और भारत भी इसका सदस्य देश था उस समय जब 94 के अंदर सलमान का विश्व सम्मेलन हुआ था इटली के अंदर, जहाँ पर कोरोना महामारी कोई चरम सीमा पर चल रही ना, उसी जगह पर 94 के अंदर भारत भी सलमान का सम्मेलन के अंदर गया था। और उस समय समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई। और उसी के बाद हमारे जो NCF है ना, NCF 2005 का है, और ये 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, RTE ये भी आपके बीएड में है, RTE 2009 और NCF 2005। इन दोनों के अंदर भी इस समावेशी शिक्षा को इंक्लूड करने के लिए जोर डाला गया। तभी हमारे शिक्षा शास्त्र के अंदर, CTET के अंदर है ना, UP टेट के अंदर, राजस्थान टेट के अंदर इसको 5 नंबर का एक टॉपिक निर्धारित कर दिया। और हमारे बीएड के अंदर तो पूरा किताब इस समावेशी शिक्षा नाम की, टाइटल नाम की किताब इसके अंदर इंक्लूड कर दी। तो ये जो RTE और NCF 2005 2009 ये दोनों ही अधिनियम के अंदर समावेशी शिक्षा का डिस्कस किया गया है। तो मैं अभी आपको क्या कह रहा था, इटली के अंदर सलमान का नाम का जो विश्व सम्मेलन हुआ था, उस विश्व सम्मेलन के अंदर 25 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। कितने संगठनों ने भाग लिया? 25 अंतरराष्ट्रीय जो संगठन थे, उन संगठनों ने भी इसका क्या किया, इसके अंदर भाग लिया। इसमें 1994 के अंदर जो सलमान का इटली में जो अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन के अंदर इस शिक्षा को शामिल किया गया। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तब उसी समय ये कहा गया था विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक साथ क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, और अध्यापक भी उनको अध्यापन का कार्य कराएगा। लेकिन अब अपने सामने समस्या ये हो गई, इससे पहले भी कुछ हुआ था क्या? 1990 के अंदर थाईलैंड के जामेसियन नाम की एक जगह है, वहां पर थाईलैंड में जोमेसियन, थाईलैंड याद कर लो, जोमेसियन याद कर लो। तो इन विश्व सम्मेलन इसमें भी शामिल हुआ था। उसके अंदर बताते 50 देशों ने भाग लिया। वो 1990 के अंदर सम्मेलन। तो 90 का और 1994 का जो सम्मेलन था, ये थाईलैंड में हुआ था और ये इटली के अंदर हुआ था। दोनों जगह आपको ध्यान में होना चाहिए कि 90 के अंदर विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था शिक्षा को लेकर? थाईलैंड के। कहाँ पर हुआ था? जोमेसियन नाम की जगह। और यहाँ पर कहाँ हुआ था? सलमान का नाम की जगह। तो ये सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? ये शिक्षा को, सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ अध्ययन, मूलतः अपन ये कह सकते हैं विशिष्ट बालकों की प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए गए। तो 90 के अंदर थाईलैंड के अंदर और 94 के अंदर इटली के अंदर ये सम्मेलन आयोजित किया गया। अब अपने सामने ये निकल के आता है कि भाई इस सम्मेलन में निकला क्या, इसमें निकल कर क्या बातें सामने आई। भाई 90 के अंदर मैंने कहा थाईलैंड के अंदर सम्मेलन हुआ था, और मैं इटली के अंदर 94 के अंदर बता रहा हूँ। तो ये निकल कर आया 90 वाले में सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। 90 के अंदर जो थाईलैंड में हुआ था उसमें यह निकल के आया सभी के लिए शिक्षा के जो लक्ष्य हैं
वो शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं वो उभर कर सामने आए। और बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे वृद्ध हो चाहे प्रौढ़ हो, सभी के लिए शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। वृद्ध व्यक्ति है, बच्चा है, वयस्क है, प्रौढ़ है, इनके लिए शिक्षा की समस्याएं आएंगी। भाई समस्या तो आएंगी, विशिष्ट बालक आपके साथ अगर अध्ययन करेगा तो समस्या तो आएगी। आप कहेंगे समस्या कैसे आएगी सर? विशिष्ट बालक तो अलग ही है बिल्कुल। मान लो एक बच्चा चल नहीं पाता है, आपके विद्यालय के अंदर आ रहा है, एडमिशन ले लिया, ये अपना कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर बच्चे ने विशिष्ट बालक ने एडमिशन ले लिया। अब बताइए वो बच्चा आने के लिए उसको व्हील चेयर चाहिए और आपके स्कूल गेट छोटी सी है, तो ऐसे बालकों के लिए बहुत सी समस्या है। तो विद्यालय प्रशासन, विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान देना पड़ेगा, आपके प्रिंसिपल को भी ध्यान पड़ेगा, ये सारी सुविधाएं उन बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए समस्या है। अब वो व्हील चेयर लेकर अपना आएगा, कभी कभी बच्चे हाथ से लगाने वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्टर, वो उसको चाहिए। उनके लिए विशेष टॉयलेट चाहिए, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ अध्ययन करवाने के लिए प्रशासन की बहुत जिम्मेदारी होता है, स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होता है उन छात्रों को स्कॉलरशिप दो आप, क्योंकि वो छात्र शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। अदरवाइज वो छात्र क्या हो जाएंगे? शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। जब वंचित रह जाएंगे तो उन बच्चों को सामान्य धारा के साथ लाकर उनका सर्वांगीण विकास करना हमारा उद्देश्य होता है। उन बच्चों को सामाजिकता का एक अध्ययन करवाना हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। तो इस सम्मेलन के अंदर ये बातें निकल कर आई। इसी प्रकार से समावेशी 1994 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें ये समावेशी जो नाम का जो टाइटल है वो निकल कर सामने आया, और तभी से हमारे पाठ्यक्रम के अंदर समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। तो ये अगर देखा जाए तो मैंने 90 का, 94 का, RTE, NCF 2000 इनके बारे में क्यों बताया? क्योंकि ये समावेशी शिक्षा का इतिहास है। यहाँ से इस प्रकार की समावेशी शिक्षा की शुरुआत है। आप लोगों ने देखा होगा, अपन राजस्थान से बिलोंग करता हूँ वैसे, और मैं आपको बताऊं कि ये विशिष्ट बालक या मुख बधिर बालक, मैं यहाँ पर देखा, यहाँ राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर मात्र 3 विद्यालय विशिष्ट बालकों के लिए है। नोट कर लो आप, भले अध्ययन कर लो, नेट पर सर्च कर लेना भले आप, कि विशिष्ट बालकों के लिए राजस्थान में 3 विद्यालय सरकारी, और वो भी सीनियर सेकेंडरी नहीं, केवल सीनियर सेकेंडरी एक है। आनंदी पोदार स्कूल है जयपुर के अंदर, वहाँ पर मुख बधिर बालकों के लिए एक सरकारी स्कूल है पूरे राजस्थान के अंदर, आनंदी प्रसाद पोदार, स्कूल का नाम नोट कर लो भले आप। और उस पोदार स्कूल के अंदर विशिष्ट बालकों को या मुख बधिर बालकों को या विकलांग बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। एक, अब आपको सर आपने 3 का है, 2 और कहाँ है बताइए? नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम है? एक है बांसवाड़ा के अंदर, राजकीय मुख बधिर विद्यालय बांसवाड़ा, और एक है आपके बीकानेर के अंदर बिछीवाड़ा। बिछीवाड़ा एरिया है, उस बिछीवाड़ा के अंदर वहाँ पर मुख बधिर बालकों के लिए शायद वो मिडिल स्कूल तक है और 10th क्लास तक का है। अब आप बताइए पूरा राजस्थान, उस पूरे राजस्थान के अंदर 3 विद्यालय, 3 क्या मैं तो 1 कहूँगा, आनंदी प्रसाद पोदार, और वो 2 है वो नाम मात्र के हैं, एक बांसवाड़ा का है, एक बीकानेर का है और एक जयपुर का है। इस प्रकार के 3 विद्यालय सरकारी, बताइए वो शिक्षा से कितने वंचित रहेंगे। तब गवर्नमेंट ने यह निर्णय किया कि भाई इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष स्कूल की संख्या कम है उनको, और वो बच्चे वहाँ अगर अध्ययन भी करते हैं, मान लो अगर अध्ययन भी करवाया जाता है, उनको जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन के लिए अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, फिर भी वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, वो सामाजिकता से बहुत दूर जा रहे हैं। क्यों? जब वो बच्चा वहाँ से पढ़कर जब निकलेगा, उन विद्यालयों से पढ़कर निकलेगा, पहली बात तो स्कूल नहीं है, और स्कूल है तो वहाँ संसाधनों की पूर्णतः कमी है, स्कूल है ही नहीं, और फिर संसाधन की कमी। अब संसाधन की कमी है तो वहाँ पर वो बच्चे जब सामान्य बच्चे के जीवन के अंदर आते हैं, सामाजिकता का जब अध्ययन उनका देखा जाता है तो उससे वो बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं, बहुत ही कुंठित होते हैं, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या जैसी समस्या कर लेते हैं। तो सरकार ने सोचा कि इन बच्चों को क्यों न दोनों को एक साथ अध्ययन करवाया जाए, भाई सामान्य बालक भी। लेकिन आप लोग कहेंगे सर ये बताइए, एक अंधा बालक है, एक गूंगा बालक है, एक बहरा बालक है और एक सामान्य बालक है, इनको आप एक साथ कैसे अध्ययन करवाएंगे? तो इसके लिए विशिष्ट
शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। उन विद्यालयों के अंदर सामान्य अध्यापक के साथ विशिष्ट अध्यापक भी रहेगा क्लास का। यानी कहने का मेरा मतलब है 2 अध्यापक की क्लास में। आपको कि सर 2 अध्यापक क्लास में कैसे पढ़ा सकते? जब आप पढ़ा रहे तो वो कैसे पढ़ा? तो वो क्या करेगा मालूम है? वो कक्षा के अंदर विजिट करेगा और उनका ऑब्जर्वेशन करेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। वो दोनों प्रकार के बच्चों का ऑब्जर्वेशन करेगा, एक पढ़ा रहा है, एक ऑब्जर्वेशन कर रहा है। देखिए समावेशी शिक्षा के अंदर अब वो जब पढ़ा रहा है तो वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। 2 प्रकार के शिक्षकों का भी इसके अंदर बात है कि भाई इस प्रकार की, क्योंकि ऐसे मैं मान लो एक सामान्य बच्चों को पढ़ा सकता हूँ कि अगर मेरे से आपको जी आप गूंगे बहरे उसके बालक को पढ़ा दोगे क्या, या आप पढ़ा दोगे क्या? नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसे बालकों के लिए आपने सुना होगा विशिष्ट शिक्षा में बीटीसी, विशिष्ट शिक्षा में बीएड भी गवर्नमेंट करवाती है और वो करके अध्यापक, क्योंकि वो अध्यापक फिर निपुण बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी इन्फिनिटी, बच्चे के अंदर इन्फिनिटी महसूस होती है, तो वो अध्यापक इतना ज़्यादा उनसे अटैचमेंट हो जाता है कि वो एज ए फादर के रूप में उसको सारी प्रॉब्लम्स से वो परिचित हो जाता है उसकी, और वो उसको चिड़चिड़ापन नहीं लगता है, और वो अध्यापक इजी वे के अंदर क्या कर सकता है, शिक्षा को प्रोवाइड करवा सकता है विशिष्ट शिक्षा के अंदर। तो विशिष्ट शिक्षा के अंदर इस प्रकार ये प्रावधान किए गए हैं कि भाई किस प्रकार बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाए, किस प्रकार उनके लिए संसाधनों को उपलब्ध करवाया जाए, और फिर वो जब सामान्य बालक के साथ पढ़ेंगे तो उनको इन्फिनिटी भावना नहीं महसूस होगी, क्योंकि उनके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल का भी विकास किया जाएगा। तो वो एक कहने मतलब एक नई प्रेरणा के स्रोत के साथ वो बच्चे लगेंगे, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक 2 होने चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसे बालकों को वास्तव में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, अध्यापक को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अध्यापक के लिए वास्तव में दिक्कत है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ विशेष शिक्षा में भी ऐड करें। अब आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ये आपको दिखाता हूँ, जैसे आप उन बच्चों को ABCD पढ़ाओ, तो ये देखो ABCD पढ़ा, अब इसमें क्या लिखा है, जैसे C, तो C को उसने ऐसे बना दिया, देखो ये देखो C बन गया ऐसे तरीके से। अब अगर अपन गूंगे बहरे बालक हैं जो देख तो सकते हैं, ना तो बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, देखना तो है, तो उनको अपन ABCD की एक सिंबल के रूप में उनको कहेंगे, सांकेतिक भाषा के रूप में कहेंगे, उनको दिखाएंगे भाई, तो बच्चा समझ जाएगा कि सी, तो वो हंस के मुस्कुरा के कहता है, क्योंकि उसके अंदर अन्य प्रतिभाएं तो है, बोल नहीं पाता है, गूंगा है, वो बहरा है, लेकिन वो देख तो पाता है। तो ऐसे बालकों के लिए हम इस प्रकार की शिक्षा ABCD उनको प्रोवाइड करेंगे। अंधे बालक है, ब्रेल लिपि का प्रयोग करवाएंगे उनके लिए। जो बालक देख सकते हैं, गूंगे बहरे हैं, उनके लिए देखो ABC, D को इसने देखो कैसे बनाया, D को इसने ऐसे करके सीधा करके और ऐसा कर दिया, तो देखो D बन गया, जैसे सीधी लाइन हो गई और इसके अंदर क्या बन गया, D बन गया, और ऐसा कर दिया तो मैंने क्या हो गया, C बन गया, ये C बन गया ना, और ये ऐसी लाइन सीधी, क्योंकि D अपन ऐसे बनाते हैं D, तो वो ऐसा D के रूप में उसने सिंबल के रूप में कैच कर दिया। मैंने कहा ये, तो बच्चा कहेगा V, तो वो बच्चे क्या कहते हैं, बोलते तो नहीं है क्योंकि गूंगे हैं, लेकिन देखते तो है वो, तो देखते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा अगर उनको उपलब्ध करनी है तो वो मिनटों के अंदर, सेकंड के अंदर ABCDEFGH, मैंने खुद अध्ययन किया उनके साथ, मैंने देखा उन बच्चों के बीच के अंदर मैं भी गया, मैंने कहा भाई बोल तो नहीं पाते हैं, देख तो है, तो उन्होंने मेरे को ऐसे एक अध्यापक पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ खुदा स्कूल के अंदर मैंने खुद बच्चों का अध्ययन करवाया, ये देखो मैं खुद हूँ, और उन बच्चों के पीछे मैंने अध्ययन करवाया, तो मैंने टीचर का सपोर्ट लिया, क्योंकि मैडम मेरे को तो नहीं ध्यान है कैसे पढ़ते हैं, तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि देखो सर ऐसे ये ABCD आपको सुनाऊं, तो उन्होंने बच्चों ने मेरे को खड़े होकर ABCD का पूरा वर्णन बताया, मुझे बड़ा महसूस हुआ मैं कि बच्चे, और उनको जब मैंने कहा लिखो, तब उन बच्चों ने अपना लिख के बताया, मैंने बड़ा अजीब महसूस किया कि ABCDEF बच्चा लिख रहा है, केवल सिंबल से वो बच्चा क्या हो गया, पढ़ गया। तो उसने अपना क्या किया, सर्वांगीण विकास किया, और वो सामान्य एजुकेशन बच्चे के साथ रहेगा तो उससे वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा, व्यवहारिक ज्ञान लेगा, जिससे वो अपना क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। तो ये मैंने अभी आज की क्या बताया था, पृष्ठभूमि के बारे में बताया था कि अपन सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ कैसे अध्ययन करवाएं और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। अब अपने सामने एक समस्या आएगी, नई शिक्षा पद्धति, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन अगर देखा जाए इनके आधार पर,
एक डेफिनेशन लिख करके आइए, NCERT में इसकी परिभाषा देखिए, क्योंकि अपना क्वेश्चन थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए अपन किसी विचारकों के, इतिहासकारों का या जो सैद्धांतिक आदमी होते ना, उनका विचारकों की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। तो NCERT जिसका कार्यालय दिल्ली के अंदर है, तो उसने एक डेफिनेशन निकाली कि विशिष्ट बालकों को बिना वर्ग भेद भाषा, है ना, लिंग भेद, भाषा, समाज, जाति, वर्ग, इनसे सबसे ऊपर उठकर शिक्षा उपलब्ध करवाना समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऐसा नहीं कि भाई कोई पहाड़ी बच्चा है, उसकी भाषा में दिक्कत है, कोई पहाड़ी बच्चा आ जाता है, कोई बंजारा जाति का बच्चा आ जाता है और बंजारा जाति के बच्चे को मालूम ही नहीं है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अपन नहीं समझ पाते क्या बोल रहा है। तो एक अध्यापक की ड्यूटी बनती है उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजित करके, इंक्लूड करके उनको शिक्षा उपलब्ध कराए। यही शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का जो मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया है, और NCERT ने इसकी क्या परिभाषाएं दी है, दृष्टिवादी बालकों के लिए विशेष रूप से उनको बिना जाति, वर्ग, भेद, लिंग, समाज, है ना, इन सब को बुलाकर उनको क्या कराया जाए? अध्ययन करवाया जाए। और इस प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब अपने सामने समस्या आती है कि भाई बालक, विशिष्ट बालक कैसे बनते हैं? जब बनते ना, अपने सामने ये आता है कि उसके अंदर शिक्षक की क्या भूमिका आती है। शिक्षक की भूमिका तो मैंने बता दी। अब विशिष्ट बालक जो होते हैं उनके कारण क्या है? तो उनके मुख्य 3 कारण बताए हैं। उनका 3 कारण, एक तो जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद, पश्चात। जन्म से पूर्व, एक मिनट आपको बता देता हूँ, क्योंकि विशिष्ट बालक या विकलांग बालक जब बनते हैं तो उसका कारण क्या है? तो क्या कारण है कि विशिष्ट बालक हो गया? अभी मैं कह दूं मैं तो विशिष्ट बालक नहीं हूं, है ना, नहीं हो ना, तो आप कहोगे सर ठीक है, इसका क्या कारण है? तो इसमें 3 कारण इसने मेन माने हैं। एक तो होता है जन्म से पूर्व, और एक होता है जन्म के समय, और एक होता है जन्म के पश्चात, होता है ना पश्चात। अब तुमने देखा होगा जन्म से पूर्व क्या होता है? जब माँ अपने बेटे को जन्म देती है तो उसको अनेक प्रकार के न्यूट्रिशन, पौष्टिक चीजों की कमी होती है, और न्यूट्रिशन कमी होने के कारण बच्चे पेट गर्भ के अंदर क्या होते हैं? विकलांग। अपने देश के अंदर बहुत प्रकार की गरीबी रही है, कुष्ठ रोग रहे हैं, बीमारियां रही हैं, तो एक प्रकार का ये अपंग बच्चे पैदा करना एक परंपरा सी बन गई थी। आपको क्यों? उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, पौष्टिकता नहीं मिली, खाने के लिए भोजन नहीं मिला, तो बच्चे तो अपंग पैदा होंगे। अब है जन्म के समय, जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टरों का पहले कहा था घर में डिलीवरी कर देते। कई बार डिलीवरी के समय बच्चे का अपन हाथ पहले खींच लेते हैं, उसका पैर खींच देते हैं, उसका माथा पकड़ लेते हैं, नाखून लग जाते हैं। तो बताइए बच्चा अपंग होगा या नहीं होगा? तो अपंगता के लिए जो इंपेयर बालक है, अपंग बालक है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? समाज है, सरकार है, क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो अपंग बच्चे पैदा होना एक ट्रेडिशन थी, परंपरा सी थी। जब डॉक्टर नहीं है, बच्चे डिलीवरी करने वाले नहीं है, तो बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध है गवर्नमेंट की दृष्टि से। पहले ऐसा नहीं था, तो न तो आपने भोजन उसको दिया, और डिलीवरी के टाइम जब बच्चा जन्म ले रहा है उस समय जो नर्सेज हैं वो उनको करा रही है डिलीवरी। तो कहने का मतलब है उनको प्रॉपर प्रोसेस नहीं मालूम था, इसके कारण बच्चे अपंग पैदा होते हैं। अब जन्म के पश्चात, अब जन्म के पश्चात तुमने देखा होगा कई प्रकार के पोलियो के टीकों नहीं लगाते हैं, पोलिया के टीका नहीं लगाते हैं, कुष्ठ रोग का नहीं लगाते हैं, है ना, कुष्ठ रोग के हैं, पोलियो के हैं, चेचक के हैं। ये टीके अपन जन्म के पश्चात जो लगाते ना, 3 वर्ष के बाद है, 6 वर्ष के बाद है, 2 वर्ष के बाद है, 1.5 महीने के बाद है, उन्होंने एक प्रकार के बच्चों का वैक्सीन लगवाते हैं। अब वो वैक्सीन भी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे नहीं लगाते हैं। तो बताइए वो जन्म के पश्चात बच्चे क्या हो जाएंगे? विकलांग हो जाएंगे। कोई बच्चा लंगड़ा हो जाएगा, कोई घोड़ा हो जाएगा, कोई गूंगा हो जाएगा, किसी की बैकबोन निकल जाएगी। तो इसके लिए बताइए इन विकलांग बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए जिम्मेदार कौन बना?
विशिष्ट बालकों के लिए जिम्मेदार कौन बना? कहने का मतलब मैं तो ये कहूँगा सरकार बनी और समाज बना, माँ बनी। समाज मीन्स माँ बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज का ध्यान दिया। उनके पास इतनी शिक्षा प्रोवाइड नहीं थी जिसके कारण वो अपने स्वस्थ बच्चों को जन्म दे, और जन्म दे भी दिया तो उन्होंने जन्म के पश्चात भी उनका ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने अनेक प्रकार की वैक्सीन नहीं ली। आज अपने देश के अंदर इतना कोरोना का नहीं फैल रहा ना, क्या कारण है? लोग ये कहते हैं कि अपने देश के अंदर अनेक प्रकार के कुष्ठ रोगों के, चेचक के, पोलियो के अनेक प्रकार के जो टीके हैं वो लगते थे। वो लगने के कारण इतना जो इफेक्ट है ना वो इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिला। इसका ये कारण लोग मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका तथ्य ये क्या है? अमेरिका में इतना ज़्यादा फैल गया, आपके यहाँ तो नहीं है। रेट ऑफ ये डेथ ऑफ रेट तो बहुत कम है। कारण क्या है कि वो ठीक भी हो रहे हैं, इम्प्रूव भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। इसका कारण लोग ये मानते हैं कि अपने देश के अंदर क्या है कि ये जन्म के पश्चात लोगों ने ध्यान दिया, टीके लगाए, जिसके कारण ऐसे बच्चों, ऐसे लोगों को ये कोरोना डिजीज नहीं पकड़। तो अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो विशिष्ट बालकों का जन्म होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो विशिष्ट बालकों के लिए उसकी माँ, उसका परिवार, उसका समाज और सरकार तीनों जिम्मेदार हैं। इसलिए सरकार को चाहिए, समाज को चाहिए उचित कदम उठाएं और ध्यान रखें बालकों के जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात पूरा का पूरा उसका ध्यान रखा जाए। तब ऐसे बालक, विशिष्ट बालक पैदा नहीं होंगे और सामान्य बालकों के साथ वो क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है। बाकी इसका अलग जो विशेषताएं हैं या इसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं कार्य कर रही हैं, इसका टॉपिक मैं कल डिस्कस करूँगा। और ये आप सभी बच्चों के साथ शेयर करें, सभी बच्चों बीएड के बच्चों को अवगत कराएं। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन टुमारो।